हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, आपकी क्लासेस डेली ही चल रही हैं और इस समय आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं और उसके साथ साथ आपके चैप्टर भी चल रहे हैं। चैप्टर वाइज भी अध्ययन कराया है आपको और अब मॉक टेस्ट भी आपके शुरू कर दिए हैं। तो बिना देर करे स्टार्ट करेंगे 30 क्वेश्चंस। और आप चैप्टर्स अध्ययन कर चुके हैं चूँकि, तो आशा करते हैं आपको प्रश्नों का आंसर देने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विज़िट कीजिए चैनल पर और जाकर पिछली वीडियोस भी देखिए, क्योंकि पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पाठ को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम पाठ को समझेंगे तभी हम क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। देखिए, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा लगाने से कुछ भी याद नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, शुरू करते हैं। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, या फिर बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें, या फिर व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, या फिर स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। राइट आंसर बताइए कि चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, यदि कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु उन्हें सक्षम बनाना चाहता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या दे तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन देखिए, याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनना, या फिर शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, या फिर जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, या शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। राइट आंसर आपका क्या है, कमेंट कीजिए। देखिए, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष अधिगम के संबंध में सक्रिय बद्धता से अभिप्राय कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों की जांच पड़ताल करना है, उनसे प्रश्न पूछना है और वाद विवाद के लिए उनको प्रेरित करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। देखिए, ऑप्शन देखिए यहाँ पर, कब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या अपनी रुचि से, या पुरस्कार के लिए। देखिए, बच्चे स्वयं बेहतर तरीके से सीखते हैं और तब वे ज़्यादा सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि को स्वयं की रुचि से करते हैं। अपने आप करेंगे तभी तो वह उसको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाए करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाए करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रुचि भी लेंगे, है ना। तो मन से करेंगे अपने अंदर से। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, अपनी रुचि से। जब बच्चे अपने रुचि से किसी चीज़ में भाग लेते हैं तब वे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखना चाहिए। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए। नंबर 1, परेशानी, समस्या, या फिर संसाधन या बाधा। बताइए, परेशानी, समस्या, संसाधन या बाधा किसके रूप में शिक्षक द्वारा देखा जाना चाहिए। देखिए, बहुभाषिता जो है आपकी, भारत में भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण है। हर थोड़ी थोड़ी दूरी में भाषा बदली हुई है। आप अभी 10 किलोमीटर आगे निकल जाइए, कोई और सी भाषा आपको सुनने को मिल जाएगी। फिर 15 किलोमीटर आगे निकल जाइए, फिर कोई और सी भाषा आपको सीखने को, मतलब सुनने को मिल जाएगी। तो बहुभाषिता भारत में एक भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण है।
एक शिक्षक को चाहिए कि वह इसका उपयोग एक संसाधन के रूप में करे, है ना, क्योंकि संसाधन के रूप में करेगा तो अच्छे से शिक्षा दे पाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 संसाधन। ठीक है, कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां कैसी होती हैं? बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर होती हैं, या शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक होती हैं, या फिर उनके चिंतन को समझने के अवसर रूप में देखी जानी चाहिए, या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। बच्चों की जो गलतियाँ जो होती हैं, शिक्षार्थियों की गलतियाँ और त्रुटियाँ, उनके साथ क्या करना चाहिए? देखिए, जो बच्चों की गलतियाँ होती हैं, शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ होती हैं और त्रुटियाँ होती हैं, उनको उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखे जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? किसके विचार से हैं नन्हे वैज्ञानिक? स्किनर के, पावलोव के, युंग के, या पियाजे के? राइट आंसर दीजिए, कौन सा सही है? देखिए, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के विषय में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जो ये उपरोक्त विचार है, इसका संबंध बाल मनोवैज्ञानिक पियाजे से है। ठीक है, जो कि बाल मनोवैज्ञानिक थे पियाजे, इन्होंने ये कहा था कि जो है बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा इन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के विषय में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? कमेंट करके बताइए। देखिए, यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से हमारा तात्पर्य बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देने से है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। किस प्रकार से? देखिए, ऑप्शन प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, या फिर कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, या फिर उस पर एक भाषण देकर, या फिर कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। राइट आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा यहाँ पर? जटिल परिस्थितियों का संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जटिल परिस्थितियाँ हैं ना, ये जटिल परिस्थितियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देंगे तो वैसे भी बच्चे जो है कठिन परिस्थिति में प्रतियोगिता में अटकेंगे ना, तो ये तो आंसर सही नहीं होगा। और कोई भी सहायता नहीं देंगे तब भी ये भी गलत है, भाषण देने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे और बांटने के बाद निर्देश लिखकर बच्चों की सहायता करेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ये क्या है? अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, या फिर एक प्रभावी आकलन युक्ति है, या फिर समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, या फिर अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। राइट आंसर बताइए। देखिए, व्यक्ति ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं क्योंकि उनमें अनुभवों का मिश्रण हो जाता है। अतः शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, जो कि समस्यात्मक है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं, ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित
नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या कहलाता है? जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए। बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या समान रहता है? सीखने का वक्र कैसा रहता है? ठीक है, सीखने का वक्र कैसा रहता है? बेहतर होता है, अवनत रहता है, स्थिर रहता है या समान रहता है? देखिए, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। कैसा होता है? बेहतर। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। कौन से नमूने का अनुगमन करती है? ऑप्शन देखिए। एड़ी से चोटी तक के, या अव्यवस्थित नमूने का, या अप्रत्याशित नमूने का, या क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक किस नमूने से अनुगमन करती है? देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है। यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ठीक है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए, सैद्धांतिक आपके सारे ही पार्ट हमने पढ़ा दिए हैं, कुछ रह गए हैं 1-2, वो भी आपके कंटिन्यू चल ही रहे हैं। और साथ में बने रहें। और एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा रहेगा इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपके सारे ही क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हम छाट कर लाए हैं, जो कि आपके परीक्षा में फंसने ही फंसने हैं। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि एग्ज़ाम में हम कैसे पेपर देंगे। और कुछ भी तो फटाफट तो होता ही नहीं है, आपको तैयारी तो शुरू से ही करनी पड़ेगी, है ना। तो अभी से चलते चलिए और एग्ज़ाम टाइम तक आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, है ना। और कहीं आप देखो, पाठ को पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से रिजल्ट देंगे ना, तो पाठ को भी पढ़िए। ठीक है, मॉक टेस्ट के साथ साथ पाठ को भी पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन देखिए। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। या विकास एक सरल आयामी है, या विकास पृथक होता है। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा? देखिए, विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होती, तथा विकास एक आयामी नहीं होता, बल्कि जो विकास होता है उसके लिए मानसिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला देखिए। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन देखिए। वातावरण के प्रभाव के कारण, या जन्मजात विशेषताओं के कारण, या वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों के भिन्न भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। राइट आंसर दीजिए। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? देखिए, भिन्नता होने का सबसे मेन कारण है आपका वंशानुक्रम। जहाँ वंशानुक्रम जहाँ हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है, वहीं वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। अतः व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चे के समाजीकरण में परिवार क्या भूमिका निभाता है? बच्चे के समाजीकरण में परिवार किस प्रकार की भूमिका निभाता है? कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रोमांचकारी भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है, या गौण भूमिका निभाता है? राइट आंसर बताइए। देखिए, बच्चे के समाजीकरण में परिवार एक मुख्य भूमिका निभाता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों का यह मत है कि परिवार ही वह पहली संस्था है जो बच्चे को शिष्टाचार एवं नैतिक विकास की शिक्षा देकर उसे योग्य व्यक्ति बनाती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है मुख्य। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है, प्राइमरी।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? जोड़ा सही मिलान वाला देखना है आपको। ऑप्शन देखिए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है, या औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, या शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग करना और अनुमान लगाने में सक्षम होना, या पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक बच्चा अधिगम प्रक्रिया में साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। इस प्रश्न में दिए गए अन्य विकल्प में उचित मिलान नहीं है, यानी कि कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है, सारे ही ऑप्शन इसमें गलत हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आ जाते हैं आपके समस्यात्मक प्रश्न में। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है आपका मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो होता है साधारण वर्गीकरण करने योग्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक बच्चा। सॉरी ऑप्शन यहाँ पर एक पहला वाला सही है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, बाकी 3 गलत हैं ये वाले। साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य जोड़ा है। ठीक है, अन्य विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? बच्ची कह रही है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? प्रतीकात्मक विचार को, अहम केंद्रित चिंतन को, कार्य कारण को, या विपणन चिंतन को? देखिए बच्ची यदि कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो वह कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि उसने कपड़े सुखाने के तरीकों को देखा है, उसको ज्ञान है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कार्य कारण। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसा होता है? भिन्न होता है बजाय किसके? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके मात्रा या प्रकार, आकार या मूर्त परक, या प्रकार या मात्रा, या आकार या किस्म। कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, क्योंकि वयस्कों एवं बच्चों के सामाजिक अनुभवों में अंतर होता है। ठीक है, सामाजिक मात्रा में अंतर होता है, वयस्कों में सामाजिकरण का स्तर अधिक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकार मात्रा, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, या शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, या प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें बताइए? देखिए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना आधारभूत सहायता के उदाहरण होते हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 1 अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने से सीखते हैं, या अनुकरण से सीखते हैं, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है आपको। देखिए वाइगोत्स्की का विचार था कि बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। क्या प्रस्तुत किए हैं कोहलबर्ग ने? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, या नैतिक विकास के चरण? कोहलबर्ग ने कौन से चरण प्रस्तुत किए हैं? देखिए कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों पर 6 चरणों के प्रत्येक स्तर को 2-2 चरणों में बांटकर अध्ययन किया है। ठीक है, जो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का चरण थे वो 3 स्तरों पर थे तथा 6 चरणों में थे,
और प्रत्येक स्तर को 2-2 चरणों में बांटकर अध्ययन किया। यानी 3 स्तर हो गए, 2-2 चरण हो गए तो 6 हो गए उसके। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, नैतिक विकास के चरण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? देखिए, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है, या फिर एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, या फिर कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, या फिर एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों के व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को कौन सा प्रदर्शित कर रही है, बताइए। देखिए, जब कक्षा कक्ष में किसी कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो ये स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। यानी बच्चों को समूह बना दिया गया है और समूह के अनुसार उन्हें कार्य दिया गया है और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, बुद्धि है, क्या है बुद्धि? बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, या एक अकेला और जातीय विचार है, या दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, या एक विशिष्ट योग्यता है? बुद्धि क्या है, बताइए। राइट आंसर। देखिए, बुद्धि जो है आपकी सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, अर्थात बुद्धि व्यक्ति का भी संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 1, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ठीक है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, कैसा काल है? प्रश्न देखिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कैसा काल है? कम महत्वपूर्ण काल है, अहम महत्वपूर्ण काल है, या अति संवेदनशील काल है, या निरपेक्ष काल है? कैसा काल है? देखिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है, क्योंकि भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है, इसलिए यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ होता है ना। तो प्रारंभिक बचपन जो आपका है अति संवेदनशील काल के समक्ष आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। एक सह शिक्षा कक्षा में, अगला देखिए, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किस प्रकार की है? एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किस प्रकार की है? जातीय भेदभाव का परिचायक है, या लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी का धारणा को प्रकट करता है, यह लड़कियों पर लड़कों के जीव वैज्ञानिक महत्व को उजागर करता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बताइए। देखिए, यहाँ पर जो है, जो शिक्षक कह रहा है लड़के बनो लड़कियों से व्यवहार मत करो, तो ये जातीय भेदभाव का परिचायक है। ठीक है, या फिर लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का अच्छा उदाहरण है, यह लड़के लड़कियों में भेदभाव रूढ़िवादी का धारणा को प्रकट कर रहा है। देखिए, सबसे पहले ये व्यवहार का वो आ रहा है ना, तो यहाँ पर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादिता धारणा को प्रकट कर रहा है। ठीक है, रूढ़िवादी है ना, ये पुराने विचारों को मानने वाले, लड़कियों से व्यवहार मत करो, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा को प्रकट करना। अगला देखिए, आकलन है, क्या है आकलन? बच्चों को लेबल करने यानी नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है, या बच्चों में प्रतियोगिता भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, या सीखने में सुधार का एक तरीका है? क्या है आकलन, बताइए राइट आंसर। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो NCF 2005 है, उसके अनुसार आकलन का प्रयोजन निश्चय ही सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री में सुधार लाता है। अतः आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, सीखने में सुधार का एक तरीका जो है आपका आकलन कहलाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? देखिए, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, या यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन कर रहा है, बताइए। देखिए, समावेशन एक दर्शन है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वह समान है और सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, इस पर सरकार प्रयासरत है। तो यही सबसे अच्छा उदाहरण है, वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, या उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, या उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, या फिर उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को इनमें से क्या करना चाहिए? राइट आंसर दीजिए। देखिए, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम योग्यता की पहचान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम योग्यता की पहचान करता है? ऑप्शन है आपके मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग्स, या फिर अपमानजनक व्यवहार, या बी को डी, वास को स्वा और 21 को 12 लिखना, या फिर कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। राइट आंसर बताइए, कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम योग्यता की पहचान करता है? देखिए, किसी बच्चे के मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना व्यवहार से उसकी अधिगम योग्यता की पहचान की जा सकती है। अधिगम योग्यता की पहचान के अन्य विकल्प जो इसमें दिए हैं वो सही नहीं है। सही विकल्प यही है कि आपका किसी बच्चों के मनोभाव को जल्दी जल्दी बदलना, ठीक है, मूड स्विंग्स। तो यहाँ पर मूड स्विंग्स जो होता है बच्चे के अधिगम योग्यता की पहचान करता है। अगला देखिए, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या करना चाहिए? बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, या उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। देखिए, विशिष्ट बालक जो है शिक्षा का इस समय सरकार बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रही है। विशिष्ट कक्षाएं लगती हैं, सामान्य कक्षा में ही बच्चे आते हैं, सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं विशिष्ट बालक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, एक दिव्यांग बच्चा है जो आंशिक रूप से देख सकता है, विद्यालय प्रबंधन को उसके लिए विशेष प्रकार का प्रावधान करना चाहिए तथा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नियमित रूप से विद्यालय आए। यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाता है। देखिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट द्वारा सुविधाएं दी हुई हैं, विशेष बच्चों के लिए विशेष प्रकार की सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है, विशिष्ट शिक्षक भी होते हैं जो विद्यालय में आते हैं और उस बालक को शिक्षित करते हैं, ठीक है। तो समान बच्चों के साथ ही वह रहते हैं, डेली विद्यालय आते हैं, बच्चे सीखते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, और जो विशिष्ट शिक्षक आते हैं वह उनको शिक्षित उसी विद्यालय में करते हैं। चलिए अगला देखिए, सीखना है। सीखना कैसा है? सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। सीखना जो है, ऑप्शन देखिए, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, या सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, या सीखना सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र होता है, या सीखना सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। राइट आंसर बताइए। देखो, सीखना सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है, ठीक है, क्योंकि जो होता है अर्थात व्यक्ति जो होता है जीवन में बहुत सी बातें सीखते हैं तथा बहुत से कार्य करते हैं। कभी कभी जब हम कोई नया कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि इन नवीन कार्यों को पूरा करने या सोचने में कुछ पहले सीखा हुआ ज्ञान या अनुभव काम में आ रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो पुराने अनुभव भी उसमें समावेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। सीखना जो है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जाने क्वेश्चंस
बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बताए। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा डाली गई पोस्ट की हुई वीडियो समय से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख पाएँ और अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले MCQ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।